रामायण की कथा में राम द्वारा शंभुक का वध करना इस बात को साबित करता है कि लोग राम को बिना कारण और गलत तरीके से शंभुक की हत्या का दोषी मानते हैं। हेलो एवरीवन, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। कैसे आप लोग? आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा चातुर्वर्ण की कठिनाइयाँ। तो ये टॉपिक मैंने लिया है, जैसा आपको पता है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, चैप्टर नंबर 16 और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। पूरी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चातुर्वर्ण की कठिनाइयाँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, पुराने नाम पट्टों वाला यह वर्ण मुझे कतई पसंद नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं पुराना नाम वाला यह वर्ड मुझे कतई पसंद नहीं है। आगे लिखते हैं, और वास्तव में मेरा रोम रोम इसके प्रति विद्रोह का भाव रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं, परंतु चातुर्वर्ण का मेरा विरोध केवल भावनाओं पर आधारित ही नहीं है, बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं कि जो चातुर्वर्ण का जो विरोध कर रहे हैं, जो केवल भावनात्मक या फिर फीलिंग इमोशनली नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आगे पढ़ते हैं, मेरे पास इसके लिए और अधिक ठोस आधार भी मौजूद है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि उनके पास एक ठोस आधार भी मौजूद है जो कारण है विरोध होने का। तो जो भी इस वीडियो को विरोधी देख रहे हो, तो आप विरोधी भी आप इस वीडियो को क्लियर देखें, पूरा देखें, उसके बाद अपना कमेंट पुट करें। इस आदर्श पर गौर करने पर मैं आश्वस्त हो जाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि सामाजिक संगठन की दृष्टि से सूक्ष्म परीक्षण करने पर चातुर्वर्ण अव्यावहारिक, हानिकारक तथा बुरी तरह असफल सिद्ध हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और व्यवहार में चातुर्वर्णीय व्यवस्था ने अनेक कठिनाइयों को जन्म दिया है। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है ये अव्यावहारिक, हानिकारक तथा ये बुरी तरीके से अनसक्सेसफुल मतलब असफल हुआ है। और व्यवहार में चातुर्वर्णीय व्यवस्था ने अनेक कठिनाइयों को, प्रॉब्लम्स को जन्म दिया है, जिनकी और इसके समर्थकों का ध्यान नहीं गया है, ध्यान ही नहीं गया है। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं, जाति के नियम वर्ण व्यवस्था के नियमों से आधारभूत रूप से भिन्न है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं जाति के नियम हैं और जो वर्ण व्यवस्था के नियम है ये आधारभूत रूप से भिन्न है। ये आधारभूत रूप से भिन्न ही नहीं वरन मूलभूत तरीके से विरोधी भी है। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। जाति व्यवस्था गुणों पर आधारित है। जन्म के आधार पर उच्च पद प्राप्त करने को उनके गुणों के आधार पर जन्मजात पद खाली करने के लिए किस तरीके से मजबूर किया जा सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ बात कर रहे हैं। और आगे क्या लिखते हैं, निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर स्थान व जन सम्मान देने के लिए लोगों को कैसे बाध्य किया जा सकता है, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सवाल कर रहे हैं। इसके लिए आपको जाति व्यवस्था समाप्त करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं कि यदि आपको वर्ण व्यवस्था लागू करनी है तो आपको जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म करनी पड़ेगी, तभी वर्ण व्यवस्था लागू की जा सकती है या लागू की जा सकेगी। आगे लिखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कि आप जन्म पर आधारित 4000 जातियों को गुण आधारित 4 वर्णों में किस तरह सीमित कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ये बोल रहे हैं कि 4000 जो जाति हैं उनको गुणों के आधार पर किस प्रकार 4 वर्ण में, जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आजकल लेटेस्ट नाम सेवादार, सर्विस आजकल यूज़ करने लगे हैं। तो इनको किस प्रकार से 4000 जातियों को 4 वर्ण में गुणों के आधार पर सम्मिलित कर सकते हैं। तो आगे लिखते हैं कि चातुर्वर्ण की हमायत करने वाले लोगों को सबसे पहले कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। तो ये जो कठिनाई है कि 4000 जातियों को 4 वर्ण में, तो ये कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा यदि आपको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, ठीक है, यदि चातुर्वर्ण व्यवस्था को सफल बनाना है तो इसके पक्षधरों को एक
अन्य समस्या से जूझना पड़ेगा। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं कि यदि आपको सफल बनाना है तो समस्याओं से जूझना पड़ेंगे। क्या समस्या आगे लिखते हैं कि चातुर्वर्ण पद्धति में यह माना जाता है कि समाज को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा जा सकता है। आगे लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर पूछ रहे हैं क्या यह संभव है, इज इट पॉसिबल। सिद्धांतों की दृष्टि से चातुर्वर्ण यूनानी दर्शक अफलातून प्लेटो के वर्ण सिद्धांत से कुछ समानता रखता है। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर तो कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं जो कि यूनानी दर्शक है, जो फिलॉसफी है, उसके एक अफलातून प्लेटो वर्ग का जो सिद्धांत उससे कुछ मिलता जुलता है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा कंपैरिजन आप देख लेते हैं, आगे देखना। तो प्लेटो के अनुसार प्रकृति से ही मनुष्य 3 वर्ण में आते हैं। जो प्लेटो है वो भी बोल रहा हूँ कि प्रकृति से मनुष्य 3 वर्ण में आते हैं। उनका विश्वास था कि कुछ लोगों में भूख सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके ऐसे लोगों को मेहनतकश और व्यापारी वर्ग में रखा गया प्लेटो के अनुसार। दूसरे कुछ अन्य व्यक्ति केवल उदरपुरी के लक्ष्य के साथ साथ साहसी प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोगों को प्लेटो राष्ट्र के रक्षक तथा आंतरिक शांति के प्रहरी की संज्ञा देते थे। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं प्लेटो को मतलब प्लेटो के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते थे जिनमें पदार्थों की मूल प्रवृत्ति को समझने की क्षमता होती थी। इस श्रेणी के लोगों को प्लेटो समाज विधायक कहा करते थे। तो यहाँ पर थोड़ा प्लेटो के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसका मिलता जुलता एक सिद्धांत जो फिलोसफी में है, मतलब जो अफलातून प्लेटो के जो सिद्धांत उससे कुछ मिलता जुलता वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत है। आगे बाबा साहब अम्बेडकर क्या लिखते हैं कि उपयुक्त वर्गीकरण दर्शाने वाली प्लेटो की पुस्तक, कौन सी पुस्तक है, रिपब्लिक की, जिस आधार पर आलोचना की जाती है उसी आधारों पर आर्य समाजी की आलोचना की जाती है। तो प्लेटो को सिद्धांत और ये मतलब इसी आधार पर जो आलोचना, जो बुराई की जाती है, ये लगभग सेम ही है। जो प्लेटो की जो आलोचना करते हैं लगभग ऐसी सेम है। आगे क्या लिखते हैं, क्योंकि इनमें भी समाज को 4 स्पष्ट श्रेणियों में माना गया है। तो एक प्लेटो का जो सिद्धांत था और चातुर्वर्ण का सिद्धांत था वो भी लगभग सेम था। तो दोनों का भी इस प्रकार से विरोध किया जाता है। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि व्यक्तियों को कुछ स्पष्ट और निश्चित वर्गों में ठूंसने का अस्वाभाविक प्रयास के आधार पर प्लेटो की आलोचना की जाती है। अब उसका कारण नहीं बता रहे बाबा साहब अम्बेडकर। प्लेटो इस बात की कल्पना नहीं कर सके कि क्या नहीं कर सके, आप बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं कि मनुष्य की विशेषताएं अलग हैं। जो इंसान की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, और वे एक दूसरे से क्षमता से भी भिन्न रखते हैं और अधिकतर व्यक्ति स्वयं में ही एक वर्ग विशेष के होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर लिख रहे हैं मनुष्य को अनंत भिन्नताओं का भंडार होने के साथ साथ अनेक प्रवृत्तियों का भी संग्रह भी होता है। इसको भी वे नहीं मानते प्लेटो, तो उनकी यह मान्यता भी सही नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्यक्तियों की मानसिक शक्ति निश्चित क्षमता की होती है। आधुनिक विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है कि आधुनिक विज्ञान ने ये सिद्ध कर रखा है। 1936 में वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर बात कर रहे थे, सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तियों को कुछ निश्चित वर्गों में बांटने की बात बिल्कुल बनावटी और उपेक्षणीय है। ठीक है, तो ये उपेक्षणीय भी है और गलत भी है, क्योंकि मनुष्यों के स्वभाव व गुणों भिन्नता रहने के कारण उनके गुणों के उपयुक्त दृष्टि से वर्गों की घेराबंदी नितांत अनुपयोगी है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात को कि हर व्यक्ति की जो स्वभाव है वो डिफरेंट है और आपको यहाँ ऐसे नहीं बांट सकते। अतः प्लेटो की रिपब्लिक की भांति ही
चातुर्वर्ण की असफलता भी निश्चित है, मतलब ये सफल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो आर्य समाजी थे वह प्रयास कर रहे थे कि चातुर्वर्ण के आधार पर, गुणों के आधार पर उसको बांटा जाए, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए। ठीक है, क्योंकि तथाकथित वर्गीकरण के कारण ही मनुष्य के भिन्न वर्गों में बांट रखना संभव नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट बोल रहे हैं। यह सत्य है कि प्रारंभिक 4 श्रेणी, मतलब 4000 जातियों में बांटी गई हैं। इससे साबित होता है कि समाज का 4 निश्चित श्रेणियों से ठीक वर्गीकरण असंभव है। आगे क्या लिख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि चातुर्वर्ण पद्धति स्थापित करने के रास्ते की एक तीसरी समस्या है। अब समस्याएं बता रहे कि एक तीसरी समस्या ये है कि माना चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है, लेकिन इसे बनाए रखना कैसे संभव होगा। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए दंड व्यवस्था लागू करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर बात कर रहे हैं जो नियमों से चातुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रख सके। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं, इस व्यवस्था को लगातार लोगों द्वारा अपने वर्ग की सीमाएं लांघने की समस्या से 2-4 होना पड़ेगा, मतलब उसको परेशान होना पड़ेगा। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि अगर वर्ग की सीमाएं लांघने के कृत्य की सजा देने का प्रावधान न किया गया तो लोग अपने लिए नियत श्रेणी सीमित नहीं हो सकेगी, सीमित नहीं रहेंगे। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर सीधी बात कर रहे हैं। आगे लिखते हैं मानव स्वभाव के विपरीत होने की वजह से ये पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी, तो पूरा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आगे लिखते हैं आधारभूत अच्छाइयों के बावजूद चातुर्वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व नहीं रह सकेगा, कानून की मदद से इसे लागू करना जरूरी है। ठीक है, तो आगे क्या लिख रहे हैं कि कानून की मदद के बगैर चातुर्वर्ण व्यवस्था का आदर्श प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे लिखते हैं अब बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर रामायण की कथा जो कि फेमस है शंभुक नाम की, वहाँ का रेफरेंस दे रहे हैं। किस प्रकार कि रामायण की कथा में राम द्वारा शंभुक का वध करना इस बात को साबित करता है कि लोग राम को बिना कारण और गलत तरीके से शंभुक की हत्या का दोषी मानते हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान वाली बात है कि अगर जो लोग राम को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, क्योंकि राम ने बिना कारण शंभुक की हत्या कर दी, तो इसका दोषी मानते हैं। लेकिन राम पर शंभुक की हत्या का दोषारोपण परिस्थितियों के बारे में भ्रम की वजह से है। आगे लिखते हैं राम राज्य। अब देखो यहाँ पर बात है लेटेस्ट देखते हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल लगभग राम राज्य चातुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे जो राम राज्य था वो चातुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। जो अभी बोलते हैं कि राम राज्य की मांग कर रहे हैं, एक राम राज्य आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो मतलब चातुर्वर्ण की व्यवस्था। राजा होने के नाते राम इस व्यवस्था को लागू करने के बाध्य थे। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि क्या हुआ था कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बाध्य थे, इसलिए शंभुक का वध करना राम का कर्तव्य था, क्योंकि जाति से शंभुक शूद्र अपनी जाति की सीमाओं को लांघकर ब्राह्मण बनना चाहता था। क्या ब्राह्मण बनना चाहता था, यही कारण था कि राम ने शंभुक का वध किया। तो यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं कि इस प्रकार से कि उस टाइम पे भी हुआ था ऐसा। आगे लिखते हैं लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था लागू करने के लिए कानून दंड व्यवस्था की ताकत होना जरूरी है। अब यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं क्या जरूरी है, दंड व्यवस्था ही नहीं, इसके लिए प्राण दंड का प्रावधान करना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर आपको लागू करना है जो कि असंभव है, इसी वजह से आगे लगते हैं कि इसी वजह से राम ने शंभुक को प्राण दंड से कम सजा
नहीं दी। यही कारण है कि आप बता रहे हैं, यही कारण है कि मनुस्मृति में वेद पाठ करने वाले शूद्र की जवान काट देने या फिर उनके कानों में शीशा भर देने जैसी सजाओं का प्रावधान है। इसलिए चातुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चातुर्वर्ण व्यवस्था की हिमायत करने वालों को वादा करना होगा कि समाज का सफलतापूर्वक वर्गीकरण कर सकें। और 20वीं, अब उस समय पे 20वीं सदी थी, तो 20वीं सदी के आधुनिक समाज को मनुस्मृति का प्रावधान लागू करने के लिए, तैयार करने के लिए सफल हो गई। तो आपको अगर चातुर्वर्ण व्यवस्था लागू करनी है तो मनुस्मृति को लागू करना जरूरी है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, आपको पता है ना, जलाई थी। तो ऐसा लगता है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था की वकालत करने वालों ने इस व्यवस्था को स्त्रियों की स्थिति पर गौर ही नहीं किया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इशू बाबा साहब अम्बेडकर उसको ध्यान दिला रहे हैं कि जो चातुर्वर्ण की जो व्यवस्था की बात करते हैं, उनको स्थिति की जो व्यवस्था है उस पर गौर ही नहीं किया है। क्या स्त्रियों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्रों में बांटा जाएगा? यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर सवाल कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने पति के यहाँ किस सामाजिक स्थिति में माना जाएगा? यहाँ पर जो चातुर्वर्ण व्यवस्था की जो हिमायत करते हैं उन पर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं। तो अगर विवाह के परिक्षेत्र में किसी स्त्री को सामाजिक स्थान दिया जाए तो गुणों के आधार पर समाज में किस व्यक्ति का स्थान नियत करने की चातुर्वर्ण व्यवस्था में नियमों में क्या होगा? यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर पूछ रहे हैं। तो अगर गुणों आधारित इसकी श्रेणियां बनती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर गुणों आधारित इसकी श्रेणियां बनती हैं स्त्रियों में भी, तो यह वास्तव में वास्तविक होंगी या केवल नाम मात्र के लिए? यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर सवाल कर रहे हैं। अगर यह नाम मात्र के लिए है तो बेकार साबित होगी। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर पूरा कर रहे हैं। और तब चातुर्वर्ण व्यवस्था की वकालत करने वालों को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? कि उनकी व्यवस्था में स्त्रियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और यदि यह सत्य है तो क्या चातुर्वर्ण के समर्थक इस व्यवस्था में महिलाओं को लागू करने वाले परिणामों में मानने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो तब उन्हें स्त्रियों को पुजारी और पुजारी व सिपाही के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। और हिंदू स्त्रियों को शिक्षिका व वकील बनने के लिए तैयार, मतलब स्वीकार करना चाहिए। उस टाइम पे स्वीकार नहीं कर रहे थे, पाती नहीं थी, अधिकार ही नहीं थे। ठीक है, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। संभव कि आने वाले समय में यह स्त्री समाज को शराब निर्माता व कसाई के रूप में भी स्वीकार कर ले, अगर कर्म के आधार पर बात कर रहे हैं। लेकिन पुजारी और सिपाही के तौर पर स्त्री को स्वीकार करने वाले व्यक्ति निश्चित ही बहादुर होगा। उस टाइम पे भी स्त्री को पुजारी और सिपाही, अभी भी स्त्रियाँ से मतलब पुजारी नहीं है मंदिरों में, तो इट इज़ द रियलिटी अभी भी 21वीं सदी में। ठीक है, जो हिंदू राष्ट्र का लाभ लाभते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि बहादुर होगा। लेकिन चातुर्वर्ण व्यवस्था स्त्रियों पर लागू करने का सही तरीका यही तर्कसंगत परिणाम होगा। इन कठिनाइयों के चलते, अब बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन कठिनाइयों के चलते मैं समझता हूँ कि चातुर्वर्ण व्यवस्था को सफलतापूर्वक पुनः जीवित करने की उम्मीद, भरोसा जन्मजात बेवकूफ़ के अलावा अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जन्मजात बेवकूफ़ के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मतलब इस व्यवस्था को बेवकूफ़ ही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की चातुर्वर्ण में जो कठिनाइयाँ थी कि अगर आपको चातुर्वर्ण व्यवस्था अगर लागू कर रहे हैं तो इन कठिनाइयों से आपको जूझना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 16 हमने आपको बता दिया है और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी चातुर्वर्ण व्यवस्था की हिमायत करता है तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी इस वीडियो को उल्टे सीधे कमेंट लिखते हैं तो उनके लिए भी आप इसको पूरा देखें और फिर इसमें जो बुराइयां हैं वो निकालने का प्रयास करें। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।